वेलकम बैक बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने सिलेंट्रेटा आधे से ज़्यादा कंप्लीट कर लिया है और अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिलेंट्रेटा में पॉलीमॉर्फिज्म की। इस प्रोसेस का नाम है पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंट्रेटा। तो वी विल डिस्कस पॉलीमॉर्फिज्म। सिलेंट्रेटा में पॉलीमॉर्फिज्म डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने हनी बीज़ के बारे में सुना होगा। हनी बीज़ का जो हाइव्स होते हैं उनके बारे में सुना होगा। उसमें थाउजेंड्स ऑफ बीज़ जो हैं उसमें रहती है। और आपको ये भी पता होगा कि जो हाइव होता है उसमें जो हनी बीज़ होती है वो अलग अलग फॉर्म में होती है। कुछ उनमें वर्कर्स होते हैं जो बेसिकली फूड कलेक्ट करने का काम करते हैं, पोलन और नेक्टर जो है उसको लेकर आते हैं और हनी बनाने का काम करते हैं वर्कर्स। इसके अलावा उसमें क्वीन होती है जो सिर्फ एग लेइंग का जो प्रोसेस है, अंडे देने का जो प्रोसेस होता है वही काम करती है। साइज़ भी बड़ी होती है उनकी क्वीन की, एक हाइव में एक ही क्वीन होती है। इसके अलावा कुछ सोल्जर्स होते हैं जिनके पास स्टिंग होता है। कुछ उनमें ड्रोन्स होते हैं जो मेल होते हैं और वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो आपने देखा कि हनी बी का जो एक हाइव है उसमें जो हनी बीज़ हैं वो सिर्फ एक ही स्पीशीज़ की है सारी, लेकिन उस स्पीशीज़ के जो मेंबर्स हैं उस हाइव में उनका सबका जो मॉर्फोलॉजी है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो सबका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। आप आसानी से देख कर आइडेंटिफाई कर सकते हो और उनके जो फंक्शंस हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। भले ही ये एक दूसरे से दिखने में और फंक्शंस में डिफरेंट हैं, पर ये अलग अलग स्पीशीज़ के मेंबर नहीं है, एक ही स्पीशीज़ के मेंबर है। और बच्चों, एक ही स्पीशीज़ के मेंबर्स में मॉर्फोलॉजिकली और फंक्शनली डिफरेंट फॉर्म्स का पाया जाना पॉलीमॉर्फिज्म कहलाया जाता है। और ये और भी कई इंसेक्ट्स में, जैसे टर्माइट्स होते हैं, उनमें भी इस प्रकार का प्रोसेस होता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पहले हम डिफाइन करें कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। तो लेट मी राइट द डेफिनेशन। द occurrence of more than one morphologically and functionally different forms या different individuals among the members same species। और इस प्रोसेस को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं कि एक ही स्पीशीज़ के मेंबर्स हैं पर वो मॉर्फोलॉजिकली और फंक्शनली एक दूसरे से डिफरेंट हों, तो इस प्रोसेस को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। जैसा कि आपने सिलेंट्रेटा में देखा है, पीछे वाले पेज पर जाएं हम, आपने यहाँ देखा कि ये मान लीजिए ओबेलिया है, ये ऊपर मैंने इसका नाम लिखा था। अब आप देखिए कि ओबेलिया में दो तरह के मेंबर्स हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, एक पॉलिप है और दूसरा मेडुसा है। दोनों का जो स्ट्रक्चर है और इनका जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि न सिर्फ पॉलिप और मेडुसा में, यहाँ एक ये देखिए अगेन, ये ओबेलिया की एक कॉलोनी है मेरे पास यहाँ पर, जो आपको राइट साइड में ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये ओबेलिया की एक पूरी कॉलोनी है। और इस कॉलोनी में देखिए आप कि ये जितने भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं ये बेसिकली अलग अलग तरह के पॉलिप्स हैं। अब यहाँ देखिए इसे हम गैस्ट्रोजूड कहते हैं। ये देखिए मैंने लिखा है गैस्ट्रोजूड। इसमें एक माउथ है, अंदर इसमें एक आर्केंटिरोन होगी, इसके अंदर एक सिलेंटिरोन होगी जहाँ फूड का डाइजेशन होता है। दूसरा ये डेक्टाइलोजूइड्स है, इसमें एक ये लॉन्ग थ्रेड लाइक टेंटेकल है और उसके ऊपर निडोब्लास्ट्स भी प्रेजेंट है। इस डेक्टाइलोजूइड का मेन फंक्शन होता है कि ये ऑफेंस या डिफेंस से रिलेटेड है। खाने को पकड़ने का काम भी कर सकता है, ये फूड कैप्चर करने का। लेकिन अगर ये फूड को कैप्चर करता है तो ये खुद इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, इसकी कॉलोनी के दूसरे मेंबर को ये फूड देगा। और दूसरा मेंबर यहाँ कौन है? ये गैस्ट्रोजूइड। इसी तरह से यहाँ पर ये गोनोजूइड्स हैं। ये पूरा एक पॉलिप है
और यहाँ गोनेड्स होते हैं जहाँ से ये स्पर्म्स और एग्स बनाते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है। इनका फंक्शन है सिर्फ रिप्रोडक्शन करना। और यहाँ ये ब्लास्टोजोइड दिखाई दे रहा है, यहाँ ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेडुसा प्रोड्यूस करते हैं। आई रिपीट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेडुसा प्रोड्यूस करते हैं। ये इस तरह से ब्लास्टोजोइड हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये एक पूरी कॉलोनी है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कॉलोनी के सारे मेंबर्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं। ये एक नीचे थ्रेड दिखाई दे रहा है आपको। तो अगर ये जो नीचे गैस्ट्रोजोइड मैंने बनाया है ये फूड का डाइजेशन करेगा तो उस डाइजेस्टेड फूड को ये बाकी के जितने भी यहाँ पॉलिप्स हैं उन सबको सप्लाई कर दिया जाएगा। एक तरह से ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है कि कॉलोनी के अलग अलग मेंबर्स जो हैं वो अलग अलग काम करेंगे, एक साथ रहेंगे, लेकिन उनके फंक्शंस जो हैं वो डिवाइड हो जाएंगे। और जब फंक्शंस डिवाइड होते हैं तो उनके स्ट्रक्चर्स भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाते हैं। और इसी प्रोसेस को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो यहाँ ये जो हमें कॉलोनी दिखाई दे रही, तो हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि सिलेंट्रेटा में दो फॉर्म्स होती है, पॉलिप और मेडुसा। पॉलिप और एक ही स्पीशीज़ में अगर पॉलिप भी प्रेजेंट होता है और मेडुसा भी प्रेजेंट है तो हम कह सकते हैं कि इनमें पॉलीमॉर्फिज्म प्रेजेंट है। हाँ, अगर एक जनरेशन पॉलिप है और दूसरी जनरेशन मेडुसा है, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो फिर आपको इस प्रोसेस के लिए पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड यूज़ नहीं करना है। इस प्रोसेस के लिए हमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या फिर हमें उसे मेटाजेनेसिस वर्ड यूज़ करना है। और अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि अकरेंस ऑफ मोर देन वन मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स, तो फिर आपका जवाब रहेगा पॉलीमॉर्फिज्म। और यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि मेन तो दो फॉर्म्स हैं हमारे पास, एक पॉलिप होती है, लेकिन अगेन पॉलिप भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल लिखना चाहूँगा, एक हैं गैस्ट्रोजोइड्स। इनका जो मेन फंक्शन है वो डाइजेशन होता है। और डाइजेशन के लिए जो गैस्ट्रोजोइड्स होते हैं इनके पास माउथ होता है और इनके पास एक अंदर कैविटी भी है, उस कैविटी को हम गैस्ट्रोवस्क्यूलर कैविटी कहते हैं। सिमिलरली जो दूसरे जूइड का मतलब जो कॉलोनी का मेंबर है उस मेंबर को हम जूइड कहते हैं। यहाँ एक होते हैं डेक्टाइलोजोइड्स। और जो डेक्टाइलोजोइड्स होते हैं इनके पास बड़े बड़े टेंटेकल्स होते हैं और इनका जो मेन फंक्शन होता है वो डिफेंस होता है। इसके अलावा कॉलोनी में ब्लास्टोजोइड्स होते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये जो ब्लास्टोजोइड्स होते हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनके पास टेंटेकल्स, माउथ वगैरह दूसरे स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे। और एक होते हैं गोनोजोइड्स। तो गोनोजोइड्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये बच्चों मैंने आपको टाइप्स बताए डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिप्स के। तो जो एक कॉलोनी होगी उसमें अलग अलग तरह के पॉलिप्स होंगे। और सिमिलरली अगर हम देखें तो जो मेडुसा होते हैं वो भी कई बार कॉलोनी बना के रहते हैं और उस एक कॉलोनी में अलग अलग तरह के मेडुसा हो सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होंगे और उनके जो फंक्शंस होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। उनके भी मैं यहाँ नाम लिखता हूँ। जैसे कुछ मेडुसा होते हैं जिनको हम नेक्टोफोर्स कहते हैं। नेक्टोफोर्स, इनका मेन फंक्शन होता है स्विमिंग। तो ये पूरी की पूरी कॉलोनी को एक साथ एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएंगे। एक होते हैं न्यूमेटोफोर्स। जो न्यूमेटोफोर्स होते हैं ये एक गैस फिल्ड ब्लैडर की तरह होते हैं। तो बेसिकली ये उस कॉलोनी को फ्लोट कराने में हेल्प करते हैं। तीसरे होते हैं फिलोजोइड्स जो डेक्टाइलोजोइड्स की तरह होते हैं और इनका फंक्शन होता है डिफेंस। इसके अलावा इनमें गोनोफोर्स भी होते हैं, गोनोफोर्स जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ मेडुसा हो गए। सिमिलरली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिप्स भी होते हैं और कई सारे सिलेंट्रेट्स ऐसे हैं जो कॉलोनी बना के रहते हैं। और वो कॉलोनी कई बार सिर्फ पॉलिप्स की कॉलोनी होती है, कई बार सिर्फ मेडुसा की कॉलोनी होती है
और कुछ ऐसे भी कॉलोनियल सिलेंटरेट्स होते हैं जिनमें पॉलिप और मेडुसा दोनों की कंबाइंड कॉलोनी होती है। और हाँ, ऐसे जो कॉलोनीज़ होती है उनको हम कॉर्मीडिया कहते हैं। कॉर्मीडिया, ऐसी कॉलोनीज़ जिनमें पॉलिप और मेडुसा दोनों तरह की फॉर्म्स प्रेजेंट हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि सिलेंट्रेटा में बड़ा ही कॉमन प्रोसेस है। क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म? हमने डेफिनेशन देखी है कि अकरेंस ऑफ मोर देन वन मॉर्फोलॉजिकली एंड फंक्शनली डिफरेंट फॉर्म्स अमंग द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज़, कि एक ही स्पीशीज़ के मेंबर हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं, एक साथ रहते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होंगे और उनके फंक्शंस भी डिफरेंट होंगे। आगे बढ़ते हैं। और अब हम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं, जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, लाइफ प्रोसेसेस, उनके बारे में बात करते हैं। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डाइजेशन से। तो देखो बच्चों, इनमें माउथ प्रेजेंट है, एनस एब्सेंट है, और अगर इस तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है तो इसे हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अगर माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट हों तो उसे फिर हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो जिन एनिमल्स में ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होगा। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान मैंने आपको पहले समझा दिया है कि उनमें एक ही ओपनिंग होती है और माउथ प्रेजेंट है, अंदर एक कैविटी होगी और वो कैविटी वापस दूसरी तरफ किसी दूसरे पोर से बाहर की ओर नहीं खुलती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो सिलेंट्रेट्स हैं इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। और व्हाट यू मीन बाय इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम? व्हेन माउथ प्रेजेंट एनस एब्सेंट, इसी को हम ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान भी कहते हैं और इसी को हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। फिर इनमें पॉइंट आता है डाइजेशन का। तो आपको ध्यान देना है, मैंने आपको समझाया था पहले कि फूड पार्टिकल यहाँ से अंदर जाएगा और अंदर जो सेल्स है गैस्ट्रोडर्मिस की सेल्स, जिन्हें हमने नाम दिया था न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स, वो, और वहाँ पे कुछ ग्लैंड सेल्स भी हैं। तो वो जो ग्लैंड सेल्स है वो डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ करती है। उन एंजाइम्स की हेल्प से पहले यहाँ डाइजेशन हो जाएगा। तो पार्टली इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है और फिर जो टुकड़े फूड के बनेंगे, जो स्मॉल पीसेज होंगे, दे विल बी फेगोसाइटोस्ड बाय न्यूट्रिटिव सेल्स, और बाकी का जो डाइजेशन होगा वो सेल के अंदर होगा। तो इस तरह से इनमें पार्टली एक्स्ट्रा सेलुलर और पार्टली इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। और डाइजेशन में हमें ध्यान रखना है कि फूड को कैप्चर करने के लिए जो स्टिंगिंग सेल्स है, नीडोब्लास्ट या जो नीडोसाइट्स हैं, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। डाइजेशन के बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है, हमें अभी इस डायग्राम की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और इसको एक तरफ भी रख दें, इधर रख देते हैं। अभी दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो रेस्पिरेशन का है। तो बच्चों ध्यान रखना है कि रेस्पिरेशन के लिए इनके पास कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं है। जो समुद्र का पानी है, बाहर सराउंडिंग वाटर जो है, उसी पानी से ये ऑक्सीजन ले लेते हैं और इनकी ये जो सेंटर में कैविटी है, इस कैविटी में भी ये पानी अंदर ले लेते हैं। तो ये जो अंदर की जो सेल्स होगी ये भी पानी के कांटेक्ट में आ जाती है और वहाँ से ऑक्सीजन ले लेती है। तो इस तरह से रेस्पिरेशन जो होगा वो जनरल बॉडी सरफेस से ही होगा और ऐसा ही पोरीफेरा में भी था। फिर सिमिलरली इनमें अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन के लिए भी कोई स्ट्रक्चर नहीं है। इनमें जो अमोनिया बनेगा वो सीधा पानी में डायरेक्टली रिलीज़ हो जाएगा। तो एक्सक्रीशन भी जनरल बॉडी सरफेस से ही होगा। देन लोकोमोशन। तो बच्चों इनमें आपको ध्यान रखना है कि जो पॉलिप्स होते हैं वो यूजुअली एक जगह पर चिपके रहते हैं, सेसाइल होते हैं, पर उनके टेंटेकल्स में मूवमेंट होता है
और जितनी भी मेडूसोइड फॉर्म है अम्ब्रेला वाली, वो जेलीफिश की तरह होती है मेडूसा, तो वो आराम से फ्री स्विमिंग होती है, तो वो मूवमेंट कर सकती है। और मूवमेंट के लिए इनके पास दो तरह की कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स प्रेजेंट है। मैंने नाम दिया था एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स, और अंदर की तरफ जो न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स है, दोनों ही तरह की सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन की पावर होती है, कैपेबिलिटी होती है, और इस कारण इनमें लोकोमोशन पॉसिबल है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स प्रेजेंट है। फिर हम बात करते हैं इनमें ब्लड वस्कुलर सिस्टम की। तो ब्लड वस्कुलर सिस्टम इनमें एब्सेंट होगा, लेकिन जो इनकी कैविटी है सिलेंटिरोन, वही सिलेंटिरोन सर्व एज ब्लड वस्कुलर सिस्टम, यानी जो गैसियस ट्रांसपोर्ट होता है वो वहीं से हो जाएगा। गैसियस ट्रांसपोर्ट, बाहर से ऑक्सीजन को अंदर लाना और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले जाना। देन लेट्स टॉक अबाउट नर्वस सिस्टम। तो इनमें बड़ा ही प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम है। मैंने आपको बताया जब बॉडी वॉल बताई थी, 2 नर्व नेट्स आर प्रेजेंट। 2 नर्व नेट्स आर प्रेजेंट इनका नर्वस सिस्टम। इनमें न्यूरॉन्स हैं। अच्छा, अगर हम सिलेंट्रेटा के न्यूरॉन्स की बात करें तो हमें ध्यान रखना है, मैं आपको बताता हूँ, आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कभी पढ़ा होगा कि कोई न्यूरॉन जो होता है उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन का। ये देखिए, इन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं और इसे हम एक्सोन कहते हैं। ये यहाँ पे सेल बॉडी है। तो इनमें जो स्टिमुलस आता है कि किसी भी न्यूरॉन में आपने पढ़ा होगा कि ये जो डेंड्राइट्स हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन इस तरफ से आती है और फिर यहाँ से एक्सोन से होते हुए वो इम्पल्स आगे की ओर ट्रैवल करता है। पर सिलेंट्रेटा में ऐसे न्यूरॉन्स नहीं हैं। इस तरह के जो न्यूरॉन्स होते हैं इन्हें हम मल्टीपोलर न्यूरॉन्स कहते हैं। मल्टीपोलर, हमारे जो बॉडी में न्यूरॉन्स हैं वो मोस्टली ऐसे ही होते हैं, लेकिन सिलेंट्रेटा में जो न्यूरॉन्स हैं वो इस तरह के होते हैं। ये देखिए, इस तरह के न्यूरॉन्स होते हैं इनमें, बड़े ही प्रिमिटिव टाइप के न्यूरॉन्स हैं ये। अब इनमें एक्सोन और डेंड्राइट में डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। हर जगह से इंफॉर्मेशन आ सकती है इस तरह से, और वापस वो इंफॉर्मेशन यहीं से जा भी सकती है। तो कोई पोलैरिटी फिक्स नहीं है इसमें कि किधर से आएगी, किधर से इंफॉर्मेशन जाएगी। तो इस तरह के जो न्यूरॉन्स होते हैं हम उन्हें नॉन पोलर न्यूरॉन्स कहते हैं। नॉन पोलर न्यूरॉन्स, पोलैरिटी डिसाइडेड नहीं है। एक्सोन्स और डेंड्राइट्स में डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसी तरह के न्यूरॉन्स इनमें प्रेजेंट हैं। 2 नर्व नेट्स आर प्रेजेंट, और साथ ही हम लिख देते हैं यहाँ कि नॉन पोलर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट, या न्यूरॉन्स आर नॉन पोलर। न्यूरॉन्स आर नॉन पोलर। इसको भी एक तरफ रख देते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब आ जाते हैं इनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नर्वस सिस्टम से पहले एक बार हमें सेंसरी सिस्टम की बात करनी पड़ेगी। तो एज सच कोई वेल डेवलप्ड सेंसरी सिस्टम नहीं है। मैंने आपको बताया कि इनकी जो एपिडर्मिस होती है बाहर की तरफ, उसमें कुछ सेंसरी सेल्स होती है जो टच और जो पानी में वाइब्रेशंस होते हैं उनको लेकर सेंसिटिव होती है। एंड नाउ कम टू द रिप्रोडक्शन। अगर हम इसमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो सिलेंट्रेटा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो 2 तरीके से होता है। एक इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो आपने बच्चों पढ़ा भी होगा पहले, वो बडिंग से होता है। जैसे हाइड्रा वगैरह है उनमें बडिंग से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और बाकी इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बाय मीन्स ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, बाय मीन्स ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। और जैसा कि मैंने आपको एक सीक्वेंस बताई थी पहले, हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो मोस्टली
हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, बिल्कुल पोरीफेरा की तरह हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट के लिए और क्या वर्ड यूज़ करते हैं हम? मोनोएशियस। मोनोएशियस, या हम उन्हें बाइसेक्सुअल भी कहते हैं, बाइसेक्सुअल। इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बाहर पानी में ही होगा फर्टिलाइजेशन, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, मोस्टली क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, और जो डेवलपमेंट जो है वो इनमें इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब लार्वल स्टेज प्रेजेंट, लार्वल स्टेज प्रेजेंट। और जो लार्वा है वो जो एक फेमस लार्वा है, इनमें प्लेनुला लार्वा प्रेजेंट होता है। लार्वा का जो नाम होगा वो प्लेनुला लार्वा होगा। पोरीफेरा में मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के लार्वा होते हैं, एम्फीब्लास्टुला, पेरेनकाइमुला और स्टीरियोगैस्ट्रुला। लेकिन सिलेंट्रेटा में भी होते हैं कई तरह के लार्वा, इफाइरा लार्वा भी होता है, एक हाइड्रूला लार्वा भी होता है, पर जो मोस्ट फेमस लार्वा इसमें होगा वो प्लेनुला लार्वा होगा। और इस तरह से ये इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने बात करी। अब आगे बढ़ते हैं और इनके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो जो फाइलम सिलेंट्रेटा है, फाइलम सिलेंट्रेटा है, इसे हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक क्लास है हाइड्रोजोआ, दूसरी क्लास है साइफोजोआ, और तीसरी क्लास है एंथोजोआ। ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है, जो मेन डिफरेंस है वो बता देता हूँ। हाइड्रोजोआ के जो मेंबर्स होते हैं, many of them show मेटाजेनेसिस, यानी इनमें पॉलिप और जो मेडुसा स्टेजेस हैं दोनों ही पाई जाती है। दूसरी जो क्लास है वो है साइफोजोआ। साइफोजोआ के जो मेंबर्स हैं इनमें मेटाजेनेसिस नहीं पाया जाता है, और इनमें जो जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी मेडुसा स्टेज में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो मेडुसा स्टेज है वो इनकी प्रीडोमिनेंट स्टेज है, प्रीडोमिनेंट स्टेज है। और जो एंथोजोआ के मेंबर्स हैं इनमें मोस्टली पॉलिप्स होते हैं। तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ और एंथोजोआ में, कि जो मेटाजेनेसिस का प्रोसेस है वो सिर्फ हाइड्रोजोआ के मेंबर्स में होता है, सभी में नहीं है। मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजोन्स शो मेटाजेनेसिस, यानी कि उनमें पॉलिप, एक जनरेशन पॉलिप और अगली जनरेशन मेडुसा होगी। साइफोजोआ के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें मेडुसोइड स्टेज में ही प्रेजेंट होते हैं, वो उसी फॉर्म में पाए जाते हैं। और जो एंथोजोआ के मेंबर्स हैं उनमें सारे पॉलिप्स होते हैं। अब हम इनके एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। हाइड्रोजोआ में जो एग्जाम्पल्स हैं, एक तो हाइड्रा है, और आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रा भले ही हाइड्रोजोआ का मेंबर है, इसमें मेटाजेनेसिस एब्सेंट है, नो मेटाजेनेसिस, यानी मेडुसा स्टेज इसमें एब्सेंट है। ओबेलिया दूसरा एग्जाम्पल, ओबेलिया, इसमें आपको ध्यान रखना है मेटाजेनेसिस प्रेजेंट है। और तीसरा एग्जाम्पल जो हमें यहाँ से लेना है वो एक फाइसेलिया है, फाइसेलिया। बच्चों मेरे पास इनका डायग्राम भी है, इमेज भी है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आपका नंबर 1 जो है ये हाइड्रा दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, और ये ग्रीन कलर का हाइड्रा है। तो जब मैं आप लोगों के लिए इंटरनेट पे सर्च कर रहा था इमेजेस, तो मुझे एकदम ये ग्रीन हाइड्रा दिखा। जो ग्रीन हाइड्रा होता है वो नॉर्मली जो स्पीशीज़ है वो क्लोर हाइड्रा विरिडिसिमा है, और इनके ग्रीन कलर का दिखाई देने के पीछे एक रीज़न है कि इनमें एक एल्गी है जो सिम्बायोंट के फॉर्म में साथ में रहती है, उसका नाम है जू क्लोरेला। जू क्लोरेला एक एल्गी है जो इनकी हाइड्रा की जो सेल्स है उनके बीच बीच में रहती है,
और इस तरह से दोनों के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है कि जो हाइड्रा है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और जो एल्गी है वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस करती है और फोटोसिंथेसिस से जो फूड मिलेगा, जो फूड बनेगा, दैट फूड इज़ प्रोवाइडेड टू हाइड्रा। तो दोनों एक साथ रहते हैं और इस तरह से ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी है। यहाँ आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा एग्जांपल आपको मैंने यहाँ बनाया है ये ओबेलिया का है। ये ओबेलिया की कॉलोनी है और इसमें आपको ये अलग अलग तरह के जूइड्स दिखाई दे रहे हैं। तीसरा एग्जांपल आ जाते हैं। ये हमारे पास फाइसेलिया है। थर्ड एग्जांपल जो ये इधर दिखाई दे रहा है ये फाइसेलिया है। और आप देखिए कि ये इसमें ये ऊपर की तरफ एक पूरा इस तरह से एक नेक्टोफोर है जिसमें गैस का एक बबल भरा रहता है और नीचे की तरफ ये यहाँ पे न्यूमेटोफोर है जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और इसके अलावा अलग अलग तरह की ये पूरी कॉलोनी एक सिंगल इंडिविजुअल नहीं है। जो फाइसेलिया होता है वो पूरी की पूरी एक कॉलोनी है। इसमें ये अलग अलग तरह के गोनोजोइड्स, डेक्टाइलोजोइड्स और ये इनके लंबे लंबे जो टेंटिकल्स हैं वो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। फाइसेलिया जो है इसको कॉमनली हम कॉमन नेम है इसका और इम्पोर्टेंट है वो याद रखना है आपको। इसको पोर्तुगीज़ मैन ऑफ वॉर कहते हैं क्योंकि जो पोर्तुगीज़ होते हैं उनके जो वॉर शिप जो थे, जो लड़ाई करने में शिप्स जिनको वो काम में लेते हैं, उन शिप्स का जो शेप है वो इस फाइसेलिया से मिलता जुलता होता है। उनका जो सेल तैरने के लिए जो है वो मिलता जुलता है और इसलिए फाइसेलिया को हम पोर्तुगीज़ मैन ऑफ वॉर भी कहते हैं। और आपने उसका डायग्राम भी देख लिया है। अब आते हैं हम साइफोजोआ। साइफोजोआ से बच्चों हम एक ही एग्जांपल लेंगे बस सिर्फ, और वो है ओरेलिया। और ओरेलिया को हम कॉमनली जेलीफिशेस कहते हैं, जेलीफिश। तो ये हमारे पास जो डायग्राम है 4th नंबर पे ये ओरेलिया है, ये जेलीफिश है। उसके बाद हम आते हैं एंथोजोआ में। हाँ, अब एंथोजोआ में एक बड़ा ही यूनिक फीचर होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि एंथोजोआ में एक पहला एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद वो यूनिक फीचर को डिस्कस करेंगे हम। और पहला एग्जांपल है एडेम्शिया। एडेम्शिया, और इस एडेम्शिया को हम कॉमनली सी एनिमन भी कहते हैं, सी एनिमन। अगर एडेम्शिया नहीं दिया हो तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और एडेम्शिया की जगह मेट्रीडियम हो तो मेट्रीडियम को भी हम सी एनिमन कहते हैं। अदरवाइज एडेम्शिया इज़ फेमस। इसका डायग्राम है हमारे पास, ये देखिए। ये जो 5th नंबर का जो एनिमल है, ये देखिए इनमें छोटे छोटे टेंटिकल्स हैं, अंदर कैविटी है, यहाँ से ये फूड को अंदर लेते हैं। अभी ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में दिखाई दे रहा है आपको। इसके ठीक नीचे की तरफ 6ठे नंबर पे जो डायग्राम है उसको देखो आप। यहाँ ये नीचे एक क्रैब बना हुआ है, क्रैब है। इसको हर्मिट क्रैब कहते हैं, इसे हम हर्मिट क्रैब कहते हैं। और ये हर्मिट क्रैब क्या करता है कि अगर इसको समुद्र में कहीं पर ये एनिमोन जो है पड़ा हुआ मिल जाए तो इसको उठा के पकड़ के अपनी पीठ पे इसको चिपका लेता है और फिर दोनों हमेशा इस तरह से साथ साथ ही रहते हैं। ये एक अगेन इनका जो है एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। और बेसिकली इसमें क्या है कि एक को प्रॉफिट है, दूसरे को न तो प्रॉफिट है न लॉस है। पर्टिकुलरली जो हर्मिट क्रैब है उसको प्रॉफिट हो रहा है कि ये जो सी एनिमन है इसके जो टेंटिकल्स होते हैं और उन टेंटिकल्स की वजह से कोई भी प्रीडेटर पास में नहीं आता है, तो इस तरह से क्रैब को बेनिफिट मिल जाता है, इसको प्रोटेक्शन मिल जाता है। और सी एनिमन को वैसे एज सच कोई बहुत ज़्यादा ग्रेट फ़ायदा नहीं होता है। तो जब भी कभी एक को फ़ायदा हो और दूसरे पार्टनर को न फ़ायदा और न नुकसान हो, तो इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है उसको हम कमेंसलिज्म कहते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे पास एक कमेंसलिज्म का अच्छा एग्जाम्पल है। दोनों के बीच, हर्मिट क्रैब और सी एनिमन के बीच में ये रिलेशनशिप है कमेंसलिज्म का। कुछ ऑथर्स ऐसे भी हैं जो इसे प्रोटो कोऑपरेशन भी कहते हैं, यानी कि दोनों को बेनिफिट कंसिडर करते हैं प्रोटो कोऑपरेशन में। दोनों को बेनिफिट इसमें ये हो रहा है कि जो सी एनिमन है उसको हम ये कह सकते हैं कि उसको, क्योंकि ये चलते नहीं हैं ज़्यादा, एक जगह पर अटैच्ड रहते हैं, तो अगर ये क्रैब की पीठ पर बैठ जाते हैं तो उसके बाद इनको फ्री में, या आप समझ लीजिए
ट्रैवल करने को मिलता है, दूसरा डाइवर्सिटी ऑफ फूड अच्छी मिलेगी, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो। और सम टाइम इट ऑल्सो हैपन्स कि जो क्रैब है जब भी वो शिकार करता है और जो छोटे मोटे टुकड़े बचे कुचे रहेंगे फूड पार्टिकल के, वो भी इसको कंज्यूम करने के लिए मिल जाते हैं। तो अगर दोनों को फ़ायदा हो रहा है ऐसा मानकर चलें हम, तो फिर हमारा जो आंसर होगा वो प्रोटो कोऑपरेशन होगा। और अगर एक को फ़ायदा एक को न फ़ायदा न नुकसान वाली कंसिडर करें हम बात, तो कमेंसलिज्म कहते हैं। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया और ऑप्शन में कमेंसलिज्म भी हो और वहाँ पर प्रोटो कोऑपरेशन भी हो, तो फिर आपको उस समय प्रेफरेंस जो है वो कमेंसलिज्म को देनी है। तो इस तरह से ये हमारे पास सी एनिमन, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है, एडेमशिया। अब हमारे पास और एग्जाम्पल है, वो जो यूनिक फीचर है उसको अब डिस्कस करता हूँ मैं। अब बाकी के मैं यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स लिखूँगा एंथोजोआ के, जैसे अगला एग्जाम्पल हमारे पास होगा पिनेटुला, उसके बाद एक एग्जाम्पल मैं लूँगा गोर्गोनिया, और एक एग्जाम्पल मैं लूँगा मैंड्रीना। बच्चों ये बाकी के जितने भी अब हमारे पास एंथोजोअन्स हैं, इनकी एक ख़ास बात है, और अगर इस खास बात को हम डिस्कस नहीं करें और सिलेंट्रेटा पढ़ लें तो ये समझ लीजिए कि ये तो एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो गई। और अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ यहाँ पर आपके सामने, तो वो जो मैं बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो है कोरल्स। ये बाकी के जितने भी मेंबर्स हैं, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ एंथोजोआ, 2-4 स्पीशीज़ को छोड़ दो, जैसे एडेमसिया और मेट्रिडियम को छोड़ दो, तो बाकी के जितने भी मेंबर्स हैं एंथोजोआ के, उन्हें हम कोरल्स कहते हैं। क्यों कोरल्स कहते हैं? क्योंकि ये पॉलिप फॉर्म में होते हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि जितने भी एंथोजोन्स हैं वो सारे पॉलिप्स होते हैं, एक जगह पर चिपके रहते हैं, और ये अपने चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का एक एक्सोस्केलेटन बनाते हैं। और वो जो स्केलेटन है हज़ारों लाखों सालों में धीरे धीरे जब कॉलोनी इनकी बढ़ती जाती है, तो वो जो उनके छोटे छोटे एक्सोस्केलेटन है वो आपस में एक साथ फ्यूज़ होते होते बड़ी बड़ी चट्टानें बना लेते हैं। और कई बार ये चट्टानें इतनी बड़ी हो जाती है कि पूरा समुद्र में नया आइलैंड ही डेवलप हो जाता है। और उन ऐसे जो आइलैंड्स होते हैं हम उनको कोरल रीफ के नाम से जानते हैं। इस तरह की जो लंबी लंबी चट्टानें होती हैं उन्हें कोरल रीफ कहते हैं। देखिए मेरे पास एक एग्जाम्पल भी है यहाँ, ये देखिए एक मैंने कोरल्स के एग्जाम्पल लिए हैं। ये जितने भी यहाँ मेंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे एंथोजोन्स हैं, और ये जो है ये सारा कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ इनका स्केलेटन होता है, जिसे हम कोरल कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, समुद्र तो बड़ा ही जो है इन कोरल्स की वजह से खूबसूरत दिखाई देता है। और इन कोरल्स की एडवांटेज ये होती है कि ये ऐसे छोटे छोटे माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्लेसेस प्रोवाइड करते हैं जहाँ कई सारी हज़ारों तरह की जो स्पीशीज़ है फिशेज़ की, वो इन क्रिवाइसेस में आकर रेस्ट करती है। वहाँ यहाँ उनको उनका घर मिलता है और फूड की एक डाइवर्सिटी भी मिलती है। तो बड़ा ही एक रिच इकोसिस्टम बन जाता है जहाँ पर ये कोरल्स होते हैं। और समुद्र का जो इकोसिस्टम है वो इन कोरल्स के ऊपर बड़ा ही इम्पोर्टेंट मेनली बेस्ड है। बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं होते हैं, ये शैलो वाटर में ही होते हैं। यहाँ पे कई तरह की एल्गी भी पाई जाती है क्योंकि लाइट आराम से पेनिट्रेट करती है जहाँ तक कोरल्स पाए जाते हैं, और उस वजह से वहाँ पर जो फूड की अवेलेबिलिटी है वो भी ज़्यादा है। बट एट द सेम टाइम मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो एंथोजोन्स हैं, ये जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं एंथोजोआ के जो मेंबर्स हैं, ये समुद्र के पानी के टेम्परेचर को लेकर और उसमें पॉल्यूशंस को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो जैसे ही समुद्र में पॉल्यूशन बढ़ता है या पानी गर्म होने लगता है, तो सबसे पहले जो मरने वाले होते हैं वो ये कोरल्स ही होते हैं। और जैसे ही कोरल्स मरते हैं, उनसे रिलेटेड वहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज़ जो है इकोलॉजिकली एक्टिविटीज़ हो रही है, वो सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाती है और पूरा इकोसिस्टम वहाँ का डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये मैंने आपको थोड़ा कोरल्स के बारे में बताया। आपने शायद नाम भी सुना होगा, दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ ये दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ है। और मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी जिसमें ये लिखा गया था कि शायद हम ये लास्ट जनरेशन है जो इस ग्रेट बैरियर रीफ को अपनी लास्ट सांसें लेते हुए हम इसको देख रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में इसका मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन जो है रीफ का वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, डैमेज हो चुका है, और अब बाकी बहुत जल्दी ये डैमेज होने वाला है, ख़त्म हो जाएगा ये, अगर हम इसी तरह से हमारी जो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ है उनको चालू रखेंगे तो। एनीवे, कम बैक टू द
एग्जाम्पल्स ऑफ एंथोजोआ। सबसे पहला एग्जाम्पल जो है एडम्सिया के बाद जो कोरल्स जिसमें हमने इंक्लूड किए हैं वो है पिनेटुला, और इस पिनेटुला को कॉमनली हम सी पेन के नाम से जानते हैं। सी पेन, क्योंकि जो पुराने ज़माने में लिखने का काम करते थे वो फेदर से करते थे। देखो मेरे पास इसका डायग्राम भी है, ये आप देखिए, इसको नंबर देते हैं हम 7th नंबर, और ये 7 नंबर पे जो आपको एनिमल दिखाई दे रहा है इसे हम पिनेटुला या सी पेन भी कहते हैं। ये वापस यहाँ पर नीचे एडम्सिया आ गया है, और इधर ये हर्मिट क्रैब और उसका एसोसिएशन दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास जो है वो गोर्गोनिया है। गोर्गोनिया को हम सी फैन कहते हैं, समुद्री पंखा। और क्यों कहते हैं तो वो आप इसको देख के बता सकते हो। ये देखिए, ये हमारे पास 8th नंबर पे ये गोर्गोनिया है। तो हवा करने के लिए जो फ़ैन होता है हाथों से चलाने वाला, उसी तरह से ये फ्लैट इस तरह का कोरल है, और इस कारण हम इसको गोर्गोनिया को सी फैन कहते हैं। सी फैन, ये सी पेन था लिखने के लिए, ये सी फैन है हवा करने के लिए। और उसके बाद एक लास्ट एग्जांपल है हमारे पास मैंड्रीना, और इस मैंड्रीना को हम ब्रेन कोरल कहते हैं। यहाँ मैं एक लाइन खींच देता हूँ क्योंकि ऊपर वाला पार्ट साइफोजोआ का है और नीचे वाला पार्ट एंथोजोआ का है। देखिए मैंड्रीना ये रहा, ये 9th नंबर पे जो हमने लिया है मैंड्रीना। और आपको समझ में आ ही गया है कि इसको हम ब्रेन कोरल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो सरफेस है उसमें इस तरह के कन्वल्जन्स होते हैं, इस तरह के फोल्ड्स होते हैं, तो ये हमें ब्रेन जैसा दिखाई देता है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज ब्रेन कोरल। और इसी के साथ हमारा ये सिलेंट्रेटा ख़त्म होता है। मैं एक एग्जांपल आपको और बता देता हूँ, यहीं लिख लेते हैं 10th नंबर पे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। जो एक और एग्जांपल मैं कोरल का बता देता हूँ वो है रेड कोरल। रेड कोरल, और उसको हम कोरेलियम रूब्रम के नाम से जानते हैं। साइंटिफिक नेम उसका कोरेलियम रूब्रम है और कॉमन नेम उसका रेड कोरल है। और बच्चों जो हमारे पास प्रीशियस स्टोन्स होते हैं उनमें एक आपने सुना होगा रूबी। रूबी जो होती है, रेड कलर का रूबी अंगूठी में पहना जाता है, कई सारे लोग पहनते हैं, और हिंदी में हम उसको मूंगा कहते हैं, मूंगा। तो वो जो मूंगा होता है वो बेसिकली रेड कोरल होता है। इसी का पत्थर, इसी का वो एक्सोस्केलेटन है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ, जिसे हम कोरेलियम स्पीशीज़ है, उसका साइंटिफिक नेम है कोरेलियम रूब्रम, और कॉमनली हम उसको रेड कोरल कहते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि हिंदी में जो ये कोरल्स होते हैं इनके लिए हिंदी में जो नाम है वो है मूंगा, और कोरल रीफ को हम मूंगा की चट्टानें कहते हैं। आपने कभी सुना होगा उनके बारे में। बड़ी बड़ी समुद्र में चट्टानें होते हैं, और कई बार ये चट्टानें एक पूरा आइलैंड ही बन जाता है। मैं आपको बताऊं कि इंडिया के साउथ में जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में जितने भी आइलैंड्स हैं वो बेसिकली किसी ज़माने में पूरे के पूरे कोरल रीफ ही थे। वो सबमर्ज्ड थे, वो पानी के अंदर थे, अभी बाहर आ गए हैं और अब सूख गए। मतलब उनमें जो एनिमल्स थे, जो हाइड्रोजोन्स थे, पॉलिप्स थे, वो तो सारे मर गए, और पूरा वो एक तरह से लैंड जैसा दिखाई देने लगता है। इवन जो मालदीव है वो भी एक पूरा कोरल आइलैंड ही है, वो भी कोरल से ही बना हुआ आइलैंड है। वहाँ पे भी आपको एकदम से ज़मीन नहीं मिलेगी, आप उसको खुदाई करोगे तो ज़मीन तो नीचे मिलेगी, ऊपर तो वही कैल्शियम कार्बोनेट की सरफेस ही मिलेगी। तो बच्चों इसी के साथ ये बड़े खूबसूरत एनिमल्स हैं, रंग बिरंगे होते हैं। एंथोजोआ के जो मेंबर्स हैं, बड़े इनके टेंटिकल्स, कलर्ड टेंटिकल्स होते हैं। पानी में इस तरह से ये जब फैलाते हैं एकदम से छुप जाते हैं कोरल पत्थर के अंदर, अपने आप को हाइड कर लेते हैं अगर कोई शिकारी पास में आ जाता है। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा होता है, और इन खूबसूरत नज़ारों के साथ हम सिलेंट्रेटा को यहाँ कंप्लीट करते हैं। और अब हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम टीनोफोरा के बारे में बात करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो टीनोफोरा के मेंबर्स हैं वो सिलेंट्रेटा से भी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। इनफैक्ट जो सबसे सुंदर एनिमल्स हैं, ह्यूमंस की बात नहीं कर रहा हूँ, हमें खूबसूरत कोई और लगता है, लेकिन अगर हम एनिमल्स के बारे में बात करें तो जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत एनिमल्स हैं वो टीनोफोरा के मेंबर्स ही होंगे। टिल देन बाय, थैंक यू बच्चों। तो बच्चों लेट्स बिगिन विथ फाइलम टीनोफोरा। ये जो है एक माइनर फाइलम है, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ स्पीशीज़ है वो काफ़ी कम है। और आप देखिए इसका जो नाम है टीनोफोरा, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। एक वर्ड है टिनिडिया, इसका मतलब होता है कॉम्ब।
तो बेसिकली इस कॉम की वजह से इनका नाम टीनोफोरा पड़ा। मैं आपको बताऊं कि जितने भी मेंबर्स हैं टीनोफोरा के, उन सब में एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर होता है कि जैसे मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ एग्जांपल आपके सामने कि ये इस तरह से यहाँ उनमें माउथ होगा और अंदर उनमें इस तरह से उनकी एलिमेंट्री कैनाल होती है। ये तो अंदर का हिस्सा हो गया, लेकिन इनकी जो बॉडी की सरफेस है वहाँ पे 8 सीलियरी प्लेट्स होती है। आई रिपीट, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, आपको ध्यान रखना है। 8 सीलियरी प्लेट्स होती है, यानी कि इनकी बॉडी के ऊपर अभी देखो ये ब्लू कलर की लाइंस बनाई है मैंने, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 8 होती है। 8 इस तरह की, सॉरी, टोटल 8 इस तरह की प्लेट्स होती है जिन पे ये सीलिया लगे रहते हैं। और आप देखिए कि ये जो सीलिया लगे हुए हैं, इन सीलिया की वजह से ये जो सीलियरी प्लेट है ये हमें कॉम्ब जैसी दिखाई दे रही है, तो इनको हम कॉम्ब प्लेट्स कहते हैं। और क्योंकि ये कॉम्ब वर्ड है, मैंने बताया कि कॉम्ब का मतलब टीनिडिया होता है, इसलिए इस फाइलम का नाम टीनोफोरा पड़ा है। हमें ये याद रखना है कि ये इस फाइलम का यूनिक कैरेक्टर है। हर फाइलम का मैं आपको एक यूनिक कैरेक्टर बताता हुआ चल रहा हूँ। आगे बताया है मैंने आपको, पोरीफेरा में जो यूनिक कैरेक्टर था कैनाल सिस्टम और कॉलर सेल्स। सिलेंट्रेटा का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर था वो स्टिंगिंग सेल्स। और इसी तरह से टीनोफोरा का अगर आपसे कोई यूनिक कैरेक्टर पूछे कि जो और किसी में नहीं मिलता है, सीलिया तो देखो और भी कई सारे फाइलम में मिलते हैं, पर सीलिया की बनी हुई ये जो प्लेट है इस तरह की, ये जो है जिसे हम कॉम्ब प्लेट कहते हैं, ये और कहीं नहीं मिलती। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि हर बार 8 होगी। है कोई भी एनिमल उठा लो आप, हर एनिमल में इस तरह की 8 सीलियरी प्लेट्स होती है जिन्हें हम कॉम्ब प्लेट्स कहते हैं। दे आर बेसिकली सीलियरी प्लेट्स। सीलिया की रोज़ हैं ये, 8 रोज़ होती है टोटल सीलिया की। और ओबियसली दे हेल्प इन लोकोमोशन। तो इस कारण जो है हमने इस फाइलम को नाम दिया टीनोफोरा। इनके पास, सभी के पास इनकी सरफेस पे सीलिया की 8 रोज़ होती है और उन्हें हम सीलियरी प्लेट्स या कॉम्ब प्लेट्स कहते हैं। तो हर मेंबर जो भी टीनोफोरा का मेंबर होगा उसमें इस तरह की सीलियरी प्लेट्स होगी, और बेस्ड ऑन दैट इस फाइलम का नाम पड़ा टीनोफोरा। बड़े ही खूबसूरत एनिमल्स होते हैं। एनिमल किंगडम में सबसे खूबसूरत एनिमल इसी फाइलम से बिलोंग करते हैं, और कॉमनली हम इन्हें सी गूजबेरीज भी कहते हैं। सी गूजबेरीज, या फिर इनका और कॉमन नेम भी है, इन्हें हम कॉम्ब जेलीज भी कहते हैं। देखो जेली तो इसलिए क्योंकि इनमें भी बड़ी मिजोग्लिया होती है, थिक मिजोग्लिया, ट्रांसपेरेंट जेली जैसी, और उनके ऊपर सीलिया की प्लेट होती है, तो इसलिए हम इन्हें कॉम्ब जेलीज भी कहते हैं। और साथ ही साथ हम इन्हें सी वॉलनट्स भी कहते हैं, समुद्री अखरोट। तो ये इनके 3 कॉमन नेम है। मेरे पास यहाँ पे एक फ़ोटोग्राफ है आपको दिखाने के लिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको उसका पहले एक फ़ोटोग्राफ दिखा दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो एग्ज़ाम्पल यहाँ दिखाया जा रहा है आपको, ये प्लूरोब्रेकिया है। प्लूरोब्रेकिया, ये देखिए आप। तो पहले आप ये डायग्राम नंबर 1 देखिए। इसमें ये यहाँ पे इस तरह से वाइट कलर की लाइन बनानी पड़ेगी। देखो ये जो लाइंस दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये सीलिया की प्लेट्स हैं, सीलियरी प्लेट्स हैं, कॉम्ब प्लेट्स हैं। ये इस तरह की 8 प्लेट्स हैं। साथ ही साथ इनमें 2 इस तरह के, एक तो ये और दूसरा ये, 2 टेंटिकल्स भी प्रेजेंट हैं। तो इनके पास इस तरह से ये टेंटिकल्स भी होते हैं। और अगर आप पानी से निकाल लो इनको और अपने हाथ में रखें, तो हाथ में रखने पर ये देखो ये इस तरह से दिखाई देते हैं। आप देख सकते होंगे कैसे बड़े जेली जैसे ये दिखाई दे रहे हैं। ये इसी का एग्जांपल है। इसको पानी में से, इसमें टेंटिकल्स क्लियर नहीं है क्योंकि वो बड़े पतले होते हैं, तो वो विजिबल नहीं हो रहे हैं। ये थोड़े से इस पानी के अंदर यहीं होंगे। तो आप ये देख सकते हो कि ये जो एनिमल्स हैं किस तरह से जेली लाइक इनकी कंसिस्टेंसी होती है।
और आपको ये यहाँ पर इस तरह से इनमें सीलिया लगे हुए हैं और उनकी ये प्लेट्स बनी हुई है, एंड दैट इज़ वाई दे आर नोन एज कोम जेलीज। एक चीज़ और मैं जो यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि मैनी ऑफ द टीनोफोरा दे शो बायोल्यूमिनेसेंस। तो मैं पहले इधर आ जाता हूँ, बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस, the process of emission of light by living organisms। तो आपने बच्चों फायर फ्लाई के बारे में तो सुना ही होगा, जुगनू जिसे हम कहते हैं फायर फ्लाई, जो रात को चमकता है। तो वो जो चमकने का प्रोसेस है वो भी बायोल्यूमिनेसेंस है। और बायोल्यूमिनेसेंस सिर्फ उस फायर फ्लाइज में ही नहीं पाया जाता है, एनिमल किंगडम में कई सारे ऐसे एनिमल्स होंगे जिनमें ये बायोल्यूमिनेसेंस पाया जाता है। जहाँ जहाँ जिस जिस एनिमल में बायोल्यूमिनेसेंस आएगा मैं आपको उनके बारे में बताता हुआ जाऊँगा। पर अभी आपको ये ध्यान रखना है कि टीनोफोरा के कई सारे मेंबर्स ऐसे हैं जिनमें बायोल्यूमिनेसेंस पाया जाता है। तो हम अगले पेज पे वापस आएँ और आपको इसमें इस एनिमल में जो ये तरह तरह की लाइट्स जो आपको दिखाई दे रही है अलग अलग कलर की, ये जो लाइट है ये उसी बायोल्यूमिनेसेंस के कारण है। तो दिस इज़ अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टीनोफोरा कि एक तो इनमें कॉम्प्लेट्स होती है, जेली जैसी कंसिस्टेंसी होती है, बड़े खूबसूरत जेली जैसे एनिमल है, ट्रांसपेरेंट एनिमल है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि जब ये किसी शिकार को पकड़ के अपने मुंह में यहाँ से अंदर एनगल्फ करेगा और उस फूड का यहाँ डाइजेशन होता है, तो आप बाहर से देख सकते हो अंदर धीरे 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 फूड जो है डाइजेस्ट होते हुए कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाएगा। पूरी ट्रांसपेरेंट बॉडी, बाहर से देख सकते हो आप इसको। एनीवे, आगे बढ़ते हैं हम। अब हमें ये ध्यान रखना है इनकी हैबिट और हैबिटेट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर फाइलम की जो हमारी शुरुआत रहेगी वो हैबिट एंड हैबिटेट से हम बात करेंगे। तो बच्चों सारे के सारे मेंबर्स जो हैं वो एक्वेटिक हैं, और एक्वेटिक में भी हमें ये ध्यान रखना है कि दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन एनिमल्स हैं। मतलब इनका कोई भी मेंबर फ्रेश वाटर में नहीं मिलेगा, ऑल आर एक्सक्लूसिवली मराइन। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। पोरीफेरा के भी कुछ मेंबर जो स्पॉन्जिलाइडी फैमिली के थे वो फ्रेश वाटर में थे। सिलेंट्रेटा में भी मैंने बताया कि कई सारे सिलेंट्रेट फ्रेश वाटर में रहते हैं, पर्टिकुलरली हाइड्रा वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन टीनोफोरा के जो मेंबर्स होंगे दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन, ध्यान रखना है आपको। और यहाँ लगे हाथ में आपको ये भी बता देता हूँ कि पूरे एनिमल किंगडम में कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो एक्सक्लूसिवली मराइन है। और ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे एनिमल ग्रुप्स हैं जो एक्सक्लूसिवली मराइन है। तो मैं एक तरफ उनके यहाँ नाम लिख लेता हूँ, आपको याद भी रखना है। पहला तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया, ये अभी जस्ट बताया, टीनोफोरा सारे के सारे एक्सक्लूसिवली मराइन है। उसके बाद लास्ट में जाके इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के जितने भी मेंबर्स होंगे जिसमें स्टारफिश वगैरह आती है वो सब एक्सक्लूसिवली मराइन है। इकाइनोडर्मेटा के बाद जो अगला छोटा फाइलम है, माइनर फाइलम है, हेमिकोरोडेटा, उसके भी सारे मेंबर्स एक्सक्लूसिवली मराइन है। और हेमिकोरोडेटा के बाद शुरुआत होती है कोरोडेटा की। तो कोरोडेटा को हमने दो ग्रुप में बांटा है, मैं आपको बाद में पढ़ूंगा, प्रोटोकोरोडेटा और यूकोरोडेटा। प्रोटोकोरोडेटा में दो सब फाइलम है कोरोडेटा, ये भी एक्सक्लूसिवली मराइन है। तो कुल मिला के हमारे पास पूरे एनिमल किंगडम में जो 1 2 3 4 और 5 ग्रुप है। 5 में मैं आपको बता देता हूँ, इन दोनों को हम कंबाइनली प्रोटोकोरोडेटा कहते हैं, प्रोटोकोरोडेटा कहते हैं। तो ठीक है, ये टीनोफोरा, इकाइनोडा और प्रोटोकोरोडेटा, ये सारे के सारे एनिमल ग्रुप जो हैं वो एक्सक्लूसिवली मराइन है। चलिए वापस इधर आते हैं हम। तो टीनोफोरा की बात करते हैं, दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन। और हमें आगे इनके कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ध्यान रखना है। दे ऑल आर फ्री स्विमिंग, पानी में उनके पास जो कॉम्प्लेट्स होती है उनकी हेल्प से ये स्विमिंग करते हैं। और अब आ जाते हैं हम इनके बेसिक कैरेक्टर्स पे। तो बेसिक कैरेक्टर्स इनके सारे के सारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं सिलेंट्रेटा जैसे ही होंगे, ये आपको करना है।
सिलेंट्रेटा के सारे कैरेक्टर यहाँ आएंगे। ये सभी डिप्लोब्लास्टिक है। उसके बाद इनमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा वो टिश्यू लेवल का हो जाएगा। इनकी जो सिमेट्री होगी वो रेडियल सिमेट्री होगी। तो आपको याद आ रहा होगा कि ये सारे कैरेक्टर तो सिलेंट्रेटा के भी यही हैं। हाँ, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि वैसे तो इनकी रेडियल सिमेट्री है, और रेडियल में से भी मोर स्पेसिफिकली अगर हमको बात करनी हो तो मोर स्पेसिफिकली इनकी बाई रेडियल सिमेट्री होगी। उसके बाद अब इनके जनरल कैरेक्टर पर आ जाते हैं हम। ज़्यादा हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना, माइनर फाइलम है, एक आध क्वेश्चन कभी कभार आता है। तो इनके जनरल कैरेक्टर्स में हम जैसे कि बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको इनके डाइजेशन के बारे में बात कर लूँ तो वो भी सिलेंट्रेटा जैसा ही रहेगा। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो इनकम्प्लीट होगा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या मतलब हुआ कि इनमें माउथ प्रेजेंट होगी और एनस जो है वो एब्सेंट है। माउथ प्रेजेंट है। डाइजेशन के बाद हम बात करते हैं इनमें किस तरह का डाइजेशन होगा। सॉरी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनमें सिलेंट्रेटा की तरह पार्टली एक्स्ट्रा सेलुलर और पार्टली इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। पार्टली एक्स्ट्रा सेलुलर और पार्टली इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा। इनके पास सिलेंट्रेटा की तरह निडोसाइट्स या निडोब्लास्ट्स तो नहीं होती है, पर इनके पास एक स्पेशल टाइप की सेल्स है जिन्हें हम लासो सेल्स कहते हैं। लासो सेल्स, इन्हें हम कोलोब्लास्ट्स भी कहते हैं। तो बेसिकली ये स्टिकी सेल्स हैं और वो हेल्प करेगी प्रे को कैच करने में। ये सारे के सारे कार्निवोरस होते हैं, कार्निवोरस हैं। और ये जो कोलोब्लास्ट या स्टिकी सेल्स हैं हेल्प इन कैचिंग प्रे। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। ये इनका डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हुआ। और आगे बढ़ते हैं अब इनमें बाकी के जो सिस्टम है। रेस्पिरेशन, इनमें बेटा कोई सिस्टम नहीं होगा रेस्पिरेशन के लिए, जनरल बॉडी सरफेस से ही रेस्पिरेशन होगा। एक्सक्रीशन भी अलग से कोई स्ट्रक्चर नहीं है इनमें, जनरल बॉडी सरफेस से ही एक्सक्रीशन होगा। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी इनमें एब्सेंट होगा। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, ज़रूरत नहीं है, बॉडी बड़ी सिंपल है, रिक्वायरमेंट नहीं है। स्केलेटन इनमें किसी तरह का नहीं है, एब्सेंट है। जेली जैसी सॉफ्ट बॉडी है। पर मैं थोड़ा रिवाइज करा दूँ, पोरीफेरा में स्पाइक्यूल्स थे, एंडोस्केलेटन था। सिलेंट्रेटा में स्केलेटन जो है वो जो लास्ट वाली हमारी क्लास थी एंथोजोआ, उसमें कोरल्स जो होते हैं उनमें कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ एक्सोस्केलेटन है। और टिनोफोरा में स्केलेटन जो है एब्सेंट है। लोकोमोशन इनमें होता है, ये सारे के सारे फ्री स्विमिंग है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इनमें 8 सीलियरी प्लेट्स होती है और उन्हीं से इनमें लोकोमोशन हो जाएगा। इसके अलावा इनमें कोई वेल डेवलप्ड सेंसरी सिस्टम नहीं है, एब्सेंट है। जो नर्वस सिस्टम होगा वो भी बिल्कुल प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम, बिल्कुल न्यूरॉन्स जो हैं वो नॉन पोलर न्यूरॉन्स की तरह, जैसा हमने सिलेंट्रेटा में देखा था उसी तरह से है। नॉन पोलर कुछ न्यूरॉन्स होंगे। और अब आ जाते हैं हम इसमें रिप्रोडक्शन पे। तो बच्चों बस यहाँ आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि रिप्रोडक्शन में एक पॉइंट में ये सिलेंट्रेटा से डिफ़र करता है, और वो ये है कि इनमें सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि सिलेंट्रेटा में जो रिप्रोडक्शन था वो सेक्सुअल भी था और एसेक्सुअल। तो ये एक मेजर डिफरेंस हो गया टिनोफोरा और सिलेंट्रेटा में। इनमें फर्टिलाइजेशन जो होगा वो एक्सटर्नल ही है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल ही होगा। और जो डेवलपमेंट होगा वो भी इनडायरेक्ट होगा, यानी कि लार्वल स्टेज प्रेजेंट है
और जो लार्वा है उसका नाम बता देता हूँ मैं आपको, उसका नाम रहेगा सिडिपिड लार्वा, सिडिपिड लार्वा। बस बच्चों, ये ज़्यादा डिटेल में हमें टीनोफोरा में नहीं जाना है, बस सब इसके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं हम। तो ऊपर एक तरफ साइड में मैं इसके एग्जाम्पल्स आपको बता देता हूँ। पहला एग्जाम्पल तो जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, प्लूरोब्रेकिया। और एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, टीनोप्लाना, टीनोप्लाना। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं, सेस्टम। ये बड़ा खूबसूरत होता है सेस्टम, और क्योंकि ये बड़ा ही खूबसूरत है तो इसे हम वीनस गर्डल कहते हैं, वीनस गर्डल। ये बच्चों आपको ध्यान रखना है। एक था वीनस फ्लावर बास्केट, वो यूप्लेक्टेला था जो पोरीफेरा का मेंबर है, और ये जो सिस्टम है ये वीनस गर्डल है। तो बस इसी के साथ हमारा सिलेंट्रेटा कंप्लीट होता है। माइनर फाइलम में ज़्यादा एग्जांपल आपको लर्न नहीं करने हैं, 2 एग्जांपल इसमें मेन रहेंगे, प्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लाना का। और अदरवाइज़ आप अपने जो है इसके जनरल कैरेक्टर्स होंगे वो सारे के सारे लगभग सिलेंट्रेटा जैसे ही हैं। एक मेजर डिफरेंस रिप्रोडक्शन का है, बाकी सारे फीचर्स सेम ही हैं। सिलेंट्रेटा में स्टिंगिंग सेल्स है, नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स होती है, वो यहाँ नहीं है। यहाँ इनमें लासो सेल्स या कोलोब्लास्ट्स हैं, पर ये स्टिकी सेल्स होती है, स्टिंगिंग सेल्स नहीं है। हाँ, एक बात जो फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये एक्सक्लूसिवली मराइन है। और इसके अलावा और कौन कौन से एनिमल ग्रुप्स हैं जो एक्सक्लूसिवली मराइन है, तो वो टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और प्रोटोकोर्डेटा। प्रोटोकोर्डेटा में 2 सब फाइलम है, यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा। देन लेट्स गो, अब ये देखो डायग्राम है, इनके पास टेंटेकल्स होते हैं और उनकी हेल्प से ये फूड को कैप्चर करते हैं, जेली जैसे दिखाई देते हैं। इनको कॉमनली हम कॉम जेलीज या सी वॉलनट्स या सी गूसबेरीज भी कहते हैं। और हाँ, एक खास बात, इनमें बायोल्यूमिनेसेंस प्रेजेंट होती है, यानी कि दे कैन एमिट लाइट। अब ये लाइट कैसे एमिट करते हैं, कोई भी एनिमल अपनी बॉडी से लाइट कैसे एमिट करता है, क्या उसके पास सेल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होती है, बल्ब होता है, एलईडी होती है, ये बच्चों में जब फिजियोलॉजी पढ़ूंगा उस समय आपको किस तरह से ये लाइट एमिशन का जो प्रोसेस है उसके बारे में बाद में बताया जाएगा आपको। अभी तो आप सिर्फ ध्यान रखें कि व्हाट इज़ बायोल्यूमिनेसेंस, द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ लाइट बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस। और इस तरह से हमारा ये फाइलम टीनोफोरा भी ख़त्म होता है। अगले फाइलम में मिलते हैं हम फिर से अगले लेक्चर में विद द फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज। थैंक यू बच्चों।